गुड इवनिंग एवरीवन। बहुत 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 लंबे समय के बाद आ पाया हूँ ऑनलाइन। कुछ कोई कारण नहीं था। आलस कह सकते हो, मूड कह सकते हो, बेरोज़गारी कह सकते हो, कुछ भी कह सकते हो। बड़े दिनों बाद माहौल बन पाया। कुछ आप ही में से कुछ स्टूडेंट के रिस्पांस के कारण अंदर से ऐसा थोड़ा सा मोरल ऑब्लिगेशन फील हुआ, तो मैं आया हूँ। ऐसे ही रिस्पांस थोड़ा सा बना के रखना, थोड़ा सा यार, तो हो पाएगा। ये क्या ना, मामला इतना लंबा खिंच चुका है कि अब आलस अंदर तक भर चुकी है। और इस टाइम केवल एक ही चीज़ बढ़ रही है, वो है मेरा वज़न, जो कंटिन्यू बढ़ रहा है। बड़ी शानदार परफॉर्मेंस है उसमें मेरी। देखते हैं आगे कहाँ तक पहुँचेगा। चले भ्रष्टाचार पे आगे की बात बढ़ाते हैं। भ्रष्टाचार से पहले कि अभी कुछ दिनों बड़ा थोड़ा सा डल माहौल रहा सुशांत सिंह राजपूत कंट्रोवर्सी को लेके। सबके अपने अपने व्यू हो सकते हैं, सही भी गलत भी। कई बार तो ये लगता है कि ये परफेक्ट टाइम है कॉमेडियन बनने के लिए, स्टैंड अप कॉमेडी के लिए, क्योंकि इस टाइम जो भी हो रहा है उसमें सब कॉमेडी हो रहा है, ऐसा लग रहा है। अब सुशांत सिंह राजपूत की डेथ हुई, बुरा था, सदमा था, सबको बुरा लगा, मुझे भी बुरा लगा। ऑल्दो वो मेरा फेवरेट एक्टर नहीं रहा कभी, लेकिन फिर भी एक अच्छा उम्दा कलाकार तो था, बहुत ही उम्दा कलाकार था। कल मैंने उसकी छिछोरे मूवी देखी, टीवी पे आ रही थी तो, और मुझे लगा कि मैंने क्यों उसको टॉकीज में नहीं देखी, बल्कि उसकी पहली मूवी काय पोछे मैंने टॉकीज में देखी थी, और वो भी एक उम्दा पिक्चर थी। तो नेपोटिज़म, ये वो हज़ारों चीज़ें चल रही हैं। कौन उत्तरदायी है कौन नहीं, ये अपने आप टाइम के साथ आता जाएगा। सबका अपना अपना है। मुझे भी बहुत सारी चीज़ें रियलाइज़ हुई कि नेपोटिज़म बोलो या ना बोलो, लेकिन ऐसा है कि कई लोगों ने अपने बड़े नाम के कारण गधे घोड़ों को भी हमारे सामने परोस दिया, और हमने उनके चक्कर में उसको भी एक्सेप्ट कर लिया। मैं मेरा डाई हार्ट फ़ैन होता था सलमान खान का, लेकिन मुझे कुछ चीज़ें रियलाइज़ हुई कि यार, एक दिन अचानक से पिक्चर देखने गया, मुझे पता चला कि लगभग मेरे वजन की एक लड़की हीरोइन बन के आ रही है, जिसका नाम है रज्जो, और वो दबंग से हीरोइन बन गई। वो मेरे बराबर है यार, कहाँ से हीरोइन है वो। एक दिन कोई दूसरी आ रही है, कल तीसरी आ रही है, पिक्चर की स्टोरी गायब होती जा रही है। मैं फर्स्ट डे फर्स्ट शो जा रहा हूँ रेस 3 देखने, उसकी स्टोरी नहीं है यार। पिक्चर आधी लिखी थी, आधी नहीं लिखी थी। कभी कभी रियलाइज़ होता है आपने जिसको सर पे बैठाया है वो सही है कि गलत है, तो बड़ा खुद को बुरा सा लगता है। लेकिन बात करते हैं बहरहाल एक चीज़ की, डिप्रेशन है, मेंटल हेल्थ के बारे में हम लोग अवेयर नहीं होते हैं। हम बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं कैसी है। और ये बात भी सत्य है कि डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है जिसका अगर एहसास भी होता है तो हम छुपाते हैं, कि किसी को पता चल जाएगा तो वो हंसी उड़ाएगा। ऐसे कोई चीज़ नहीं है। बेस्टेस्ट वे है, अगर आपको ज़रा सा भी बुरा लगता है तो बेस्ट है कि आप जाएं किसी डॉक्टर से मिलें। दूसरा है, अपने किसी खास, अपने यार दोस्त, भाई बहन, जिससे आपकी बनती हो, माँ, आप सबसे पहले उस चीज़ को लेकर डिस्कस करें। हो सकता है उसके व्यूज़ जो आए वो आपको लिए बहुत नेगेटिव हों, लेकिन डिस्कशन, बात बोलना ज़्यादा ज़रूरी है। क्योंकि डिप्रेशन में आदमी दो चीज़ें करता है, एक तो प्रिटेंड करता है कि वो बहुत खुश है, और दूसरा वो चुप हो जाता है। तो उन चीज़ों से बचें, किसी को भी हो सकता है, नॉर्मल प्रोसीजर है। अगर कंटिन्यू रहा तो अपने एक भाई की एक स्टोरी सुनाऊंगा। उसको था, अब तो ही इज़ वेल नाउ, बहुत अच्छा ही हो चुका है, पर उसको लंबा टाइम तक इस प्रॉब्लम से जूझा है। वो लंबे टाइम नींद नहीं आना, डिप्रेशन में जाना। तो दोस्त यारों जिससे भी डिस्कस करे। कई लोगों ने, मैंने भी स्टेटस डाला कि अगर कोई आदमी ऐसा हो जिसको ऐसा लग रहा हो कि टेंस है, तो वो बात कर सकता है। ये उन लोगों के लिए था जिनको लगे कि वो टेंस्ड हैं, उन लोगों के लिए नहीं जो दूसरों को टेंस करने के लिए महारत हासिल है। कई लोग होते हैं जो खान होते हैं नेगेटिविटी की, जो आएंगे और आके बुरा ही बोलेंगे। तो ऐसा नहीं भाई, अपने बच्चों, तुम डिप्रेशन में नहीं हो, तुम दूसरों को डालने वाले लोग हो। आओगे और बुरा ही बोलोगे, तो ऐसे लोगों के लिए नहीं था। इसमें भी कई एबले निकल के आ गए, मतलब वो लोग भी डाल रहे हैं, उनने स्टेटस नया डालना चालू किया, वो लोग भी डाल रहे हैं स्टेटस हमसे बात कर लो, जो क्या कहते, किसी का फ़ोन नहीं उठाते, देखते नहीं। मेरे को मेरे दोस्तों ने मैसेज किया, अबे हमारा फ़ोन उठा ले।
उनको ये बोला, उनके मेरे भाई आदमी फ़ोन देख के उठाता है, तुम डिप्रेशन में होगे तो मैं फ़ोन उठा लूँगा, पर साले तुम फ़ोन करके डिप्रेशन दोगे तो फिर फ़ोन क्यों उठाऊँगा। एक सेंसफुल बात है ना। कोरोना से थोड़ा सा संभल के मैंने आपको इसको वो अनस्क्रिप्टेड का एक शेयर किया था लिंक, ग्रुप में देखे ज़रूर। जिस बात की आशंका थी वो धीरे धीरे आ रहा है। डर हमारे यहाँ इस टाइम ज़ीरो हो चुका है, ज़ीरो, पूर्णतः ज़ीरो, लेकिन बीमारी नहीं गई है। और मेन डर बीमारी या मौत का नहीं है, मेन डर है सिस्टम के कोलैप्स हो जाने का, सिस्टम का कोलैप्स होना जो धीरे धीरे दिखाई दे रहा है मेट्रोज़ में। 15,000 के आसपास केस हैं लास्ट 24 आवर्स के, तो ज़रा सेफ रहे। और फिर वही बात करूँगा, मैं आप जो इसके आगे आर पार हैं दोनों तरफ, हम बेरोज़गार लोग हैं, हमारा इकोनॉमी में इस टाइम योगदान है। एक्चुअल में इस टाइम पे क्या चल रहा है, हमारा घर परिवार में योगदान है कि इमोशनल फिजिकल सपोर्ट के अलावा कुछ नहीं चल रहा है। जब हम किसी काम के नहीं हैं इस टाइम, तो हम क्यों ज़बरदस्ती घूम के 4 स्टेटस पे फ़ोटो अपडेट करने के नाम पे एक खतरा और लेके आए जिसका नाम है कोरोना। खुद ना मरें तो दादा दादी को मार दें, क्योंकि वो बुजुर्ग हो चुके हैं। घर पे रह लो यार। और अगर इतना ही करने का शौक था तो पहले ही बन जाते डीसी, तो उस टाइम तुम ड्यूटी दे रहे होते। प्लीज़, 5 दोस्त मिलके कार हायर करके घूमने जा रहे हैं, मत करो, मत करो। और वैसे भी तुम साले कोई ऐसे ट्रैवलर नहीं हो, समझ रहे हो ना। वो एक होता है लोन रेंजर कि अकेला घूमने वाला, कि मैं बिना घूमे मर जाऊंगा। मेरे कई दोस्त हैं, अगर वो 2-3 महीने घूमने ना निकले तो मर जाएंगे, ऐसे हैं। तुम लोग नहीं हो नॉर्मली, अगर होते तो पीएससी करने नहीं आते। पीएससी वाला वैसे भी नहीं हो सकता है, ये भटकती आत्मा जिप्सी। तो क्यों ज़बरदस्ती ये ड्रामा करना। कई लोग बोलेंगे कि एक तो इतने दिनों बाद आया और 7 मिनट बर्बाद कर गया, पढ़ाया भी नहीं। तो चलो काम की बात चालू करता हूँ। एंड इफ़ एनी पॉइंट ऑफ टाइम आप लोगों को लगे टेंस हो, कुछ टेंशन आ रही हो, तो यू कैन टॉक टू मी। मैं बिल्कुल बोल रहा हूँ, उसमें कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई की बात करते हैं। भ्रष्टाचार जहाँ तक पड़ा था पुराना, उसके आगे बात करते हैं। आज मुझे बात करनी केंद्रीय सतर्कता आयोग की, सीवीसी, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की। सीवीसी के पहले एक थोड़ा सा ब्रीफ देना चाहूँगा। भारत सरकार में एक बड़े नाम हुए हैं, भारत सरकार में नहीं, भारत की राजनीति में एक बहुत बड़े नाम हुए हैं आज़ादी के टाइम पे। के संथानम, काथी थुंडल संथानम, ऐसा कुछ नाम है, के संथानम साहब। ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सदस्य थे, संविधान निर्मात्री सभा के सदस्य थे, तमिलनाडु के बड़े नेता थे। भारत आज़ाद हो गया, ये भी अपनी राजनीति में लगे रहे, लेकिन भारत में नेहरू काल में भ्रष्टाचार, जब नया नया आज़ाद देश था, तो वहाँ पे उनको लगा भ्रष्टाचार एक बड़ी समस्या है। तो उस भ्रष्टाचार पर सुझाव देने के लिए एक समिति बनाई गई के संथानम साहब की अध्यक्षता में, जिसका नाम दिया गया संथानम समिति। 1962 में 1962 में बनाई गई संथानम समिति। इस संथानम समिति ने कुछ मुख्य सिफारिशें दी। संतानम समिति 3 नंबर में आएगा तो आएगा, इससे ज़्यादा नहीं आएगा, पर बैकग्राउंड में पढ़ना ज़रूरी था, इसलिए पढ़ रहे हैं। संतानम समिति ने, एक तो पहली बात, कब बनी, 1963, किसकी अध्यक्षता में, के संतानम। किसके ऊपर बनी, भ्रष्टाचार के ऊपर सुझाव देने के लिए। संतानम साहब की मुख्य सिफारिशें क्या थी। सबसे पहले संतानम ने बोला आर्टिकल 311 को संशोधित करो या निरस्त कर दो। 311 की बात हम पहले कर चुके हैं, लोक सेवकों को संरक्षण, वही वाला हटाएगा कौन, जिसने भर्ती किया या उससे ऊपर वाला, और उसके पहले उसको अपना हक अपनी बात रखने का मौका दिया जाएगा। उसने बोला इसको ख़त्म कर दो। इससे प्रोसेस, भ्रष्टाचार की प्रोसेस क्या होती है, भ्रष्टाचार का जो केस फेस होता है उसकी प्रोसेस क्या हो जाती है, लंबी हो जाती है, डिले हो जाती है। तो इतनी लंबी प्रोसेस में भ्रष्टाचार के आरोपी का छूटने के चांसेस बनते हैं, तो उसने कहा पहले इसको ख़त्म कर दो। ठीक, उसने कहा लोक सेवकों के जो आचार नियम है, मतलब नियमावली है या आचरण संहिता है, उसको संशोधित करो, उसको कड़क की जाए। ठीक, 2 चीज़ें। इसकी सबसे बड़ी सिफारिश थी सीवीसी की नियुक्ति की जाए, केंद्रीय सतर्कता आयोग या सेंट्रल विजिलेंस कमीशन की क्या की जाए, नियुक्ति की जाए। और वही सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आज हमको पढ़ना है। ठीक, संतानम समिति ने उस ज़माने में 27 प्रकार के भ्रष्टाचारों की बात की थी। आज के टाइम पे वो 27 की अगर बात करना है तो पूरी बेवकूफ़ी हो जाएगी, वो आज के ज़माने से आउटडेटेड हो गए। उस ज़माने में उसने बड़े भ्रष्टाचारों में लिखा था सरकारी गाड़ी का दुरुपयोग करना, सरकारी आवास को किराए पे देना, आज भी भ्रष्टाचार के दायरे में आता है। लेकिन अब वो इतना बड़ा सीन नहीं है कि आप इस पर ज़्यादा बवाल करो, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें बढ़ चुकी है, टाइम बदल गया। क्योंकि भ्रष्टाचार के बारे में एक हमेशा बात कही जाती है ना, भ्रष्टाचार के सबसे बड़ी दिक्कत क्या है, ये हर कुछ सालों में अपने नए रूप में आता है, चेंज हो जाता है। पहले जो चीज़ सोचते भी नहीं थे कि ऐसा भी हो सकता है, उस पर भ्रष्टाचार हो रहा है। तो इसलिए अब सन जो 27 प्रकार के थे वो एक पॉइंट के हिसाब से याद रख लें तो ठीक है, 3 मार्कर के हिसाब से।
पर अगर कभी संथानम समिति पे 3 मार्कर आए तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा 1962। नंबर 2 लिखूंगा भ्रष्टाचार के ऊपर सिफारिशों के लिए था। नंबर 3 CVC की नियुक्ति की सिफारिश करी। और नंबर 4 पॉइंट दूंगा कि इस बंदे ने क्या बोला। तो इस बंदे ने या तो चौथा पॉइंट में इसमें ये कि आर्टिकल 311 को क्या किया जाए, संशोधित या निरस्त किया जाए। मैं यही दूंगा, आपको नोट्स में चीज़ें मिल जाएंगी। ठीक, अब आते हैं CVC पे। CVC बनाने का सुझाव 1962 में दिया संथानम समिति ने। 1964 में CVC का गठन कर दिया गया। CVC का गठन सेम वैसे ही किया गया जैसे गठन किया गया था भारत के योजना आयोग का, या गठन किया गया नीति आयोग का। मतलब सरकार ने एक सर्कुलर, एक अधिसूचना जारी करी और एक नया आयोग का गठन कर दिया 11 फरवरी 1964 को। ठीक, समझ रहे हैं? ना ही कोई कानून बनाया, ना लोकसभा में बात उठी, ना अध्यादेश जारी हुआ। मतलब ये कोई संवैधानिक संस्था थी ही नहीं, इसका कोई भी कानून नहीं बना इसके लिए। ठीक, कब? 1964 में। लेकिन बाद में फील हुआ कि जब तक इसको संवैधानिक दर्जा नहीं दिया जाएगा इसकी निरंतरता नहीं आ सकती। तो इसको निरंतरता देने के लिए, संवैधानिक दर्जा देने के लिए, अब कई लोग इसमें मैसेज करेंगे कि सर संवैधानिक दर्जा भी बता दीजिए, कई लोगों को ज़ीरो से कुछ नहीं आता, तो एथिक्स पढ़ रहे हो, मेंस का पेपर है, समझा जाता है प्री आएगा। फिर भी बता दूं, जो चीज़ कानून बनाकर, जिस चीज़ के लिए लोकसभा में, संसद में, राज्यसभा में राष्ट्रपति के हस्ताक्षर से कानून पारित होता है, वो संस्थाएं कहलाती हैं संवैधानिक संस्था। और जिनका जिक्र सीधे सीधे भारत के संविधान में किया जाता है वो कहलाती है वैधानिक संस्था। ठीक, तो ना ये 1964 में संवैधानिक थी ना वैधानिक थी। जो चीज़ कानून बना के बनती है उसकी कंटिन्यूटी, निरंतरता रहती है, क्योंकि किताब में लिख दिया ऐसा होना चाहिए। जो जिसका कानून नहीं होता उसकी निरंतरता नहीं रहती। तो इसमें भी कई प्रॉब्लम आ रही थी। तो इसको दूर करने के लिए 1998 में, 1998 में राष्ट्रपति ने एक अध्यादेश जारी किया और इसको एक संवैधानिक संस्था बना दिया। मतलब अब इसके लिए एक कानून बन चुका था, अध्यादेश था। लेकिन अध्यादेश बार बार बढ़ाना पड़ेगा संस्था के लिए। उसके कानून का कभी राज्यसभा में, लोकसभा में विचार हुआ क्या? नहीं हुआ। ये तो क्या किया, एक मंत्रिमंडल ने एक नई संस्था बनाई, राष्ट्रपति तक पहुंचाई, राष्ट्रपति ने साइन कर दिया, ऑर्डिनेंस पास हो गया। उससे बचने के लिए क्या किया गया, 2003 में एक विधेयक लाया गया, बिल लाया गया, जिसका नाम था केंद्रीय सतर्कता आयोग विधेयक। और ये फाइनली होते 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 2013 में पास हुआ, जिस पे राष्ट्रपति के साइन हुए और बन गया केंद्रीय सतर्कता आयोग अधिनियम 2013-14। तो अब ये पूर्णतः संवैधानिक संस्था थी। सन याद रहे तो अच्छा, नहीं रहे तो इतना याद रखना, 62 में संथानम समिति की सिफारिश, 64 में गठन और 2014 में अधिनियम। बात खत्म, बीच के सब कहानी भूल जाना, चलेगा। 2013 में एक संस्था के रूप में, एक संवैधानिक संस्था के रूप में केंद्रीय सतर्कता आयोग आया, जिसके अंदर एक मुख्य केंद्रीय सतर्कता आयुक्त होता था और अन्य सतर्कता आयुक्त होते थे, एक मेन और उसके बाद उसके सबऑर्डिनेट, उसके जूनियर। उसमें फिक्स था 1+2, मतलब एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त प्लस 2 सतर्कता आयुक्त। समझ रहे हो? एक मुखिया और प्लस 2 इसके सबऑर्डिनेट, एक सतर्कता आयुक्त और 2 एक केंद्रीय सतर्कता आयुक्त जो मुखिया है और 2 सतर्कता आयुक्त, बराबर। इनका कार्यकाल रहा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु। मतलब जिस दिन आपने ज्वाइनिंग की है उससे 4 साल में आप रिटायर हो जाओगे, या अगर उसके पहले आपकी उम्र 65 साल होगी तो आप रिटायर हो जाओगे। अगर किसी व्यक्ति की उम्र 40 है और उसकी नियुक्ति होती है सतर्कता आयुक्त या केंद्रीय सतर्कता आयुक्त पे, तो वो 44 पे रिटायर हो जाएगा। और अगर किसी व्यक्ति की उम्र की एंट्री होती है 63 ईयर्स पे, चाहे उसके 4 साल पूरे ना हो, वो 65 पे रिटायर हो जाएगा। ये इसका कार्यकाल रखा गया। ठीक, तो एक तरीके से बहुसदस्यीय संस्था थी, बहुत सारे सदस्य थे। नियुक्ति थोड़ी पेचीदगी है इसकी। जब भी अगर आप केंद्रीय सतर्कता आयुक्त या अन्य सतर्कता आयुक्त की नियुक्ति की बात करो तो हमेशा की जाती है राष्ट्रपति के द्वारा। लेकिन राष्ट्रपति ये जो नियुक्ति करेगा वो मंत्रिमंडल की सलाह पे नहीं करेगा, उसके लिए एक समिति बैठेगी, जिस समिति में 3 लोग होंगे। भारत का प्रधानमंत्री, वर्तमान की बात करूँ तो मोदी जी। नंबर 2 लोकसभा, क्या कहते हैं, केंद्रीय गृह मंत्री, बोले तो राजनाथ सिंह जी। जब सरकार रहेगी उसके हिसाब से बदलते रहेंगे, मतलब इमेजिनेशन के लिए बोल रहा हूँ। कौन? भारत के प्रधानमंत्री मोदी जी। भारत का वो आपका गृह मंत्री तो कौन? राजनाथ सिंह जी। नंबर 3 लोकसभा में विपक्ष का नेता। अब मामला गड़बड़ है।
लोकसभा में विपक्ष का नेता मतलब सबसे बड़ी जो विरोधी पार्टी है, जिसको लोकसभा की 10% सीटें मिली हैं, उसके नेता को दिया जाता है विपक्ष के नेता का टैग, जो कि इस टाइम नहीं है। इन समस्याओं से बचने के लिए अधिकतर संस्थाओं में कर दिया गया है लोकसभा के विपक्ष के नेता या लोकसभा की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी का नेता, तो दोनों कर दिए गए, क्योंकि संस्थाओं के ये नियुक्ति अटक जाती थी ना कि विपक्ष का नेता ही नहीं तो अभी कैसे एंट्री करे, तो उन्होंने क्या कर दिया, दोनों को मिक्स कर दिया कि नहीं ये नहीं तो सबसे बड़ी पार्टी का माना जाएगा। ठीक, इन तीनों की सिफारिश से एक सदस्य की नियुक्ति होती है। 3 क्यों रखेगा और अलग अलग क्यों रखेगा, 2 सत्ता पक्ष का, 1 विपक्ष का है, ताकि सबकी राय ली जा सके। लेकिन एक्चुअली भर्ती किसकी मर्जी का होना है, सत्ता पक्ष की, क्योंकि 3:2 हो जाएगा। राजनाथ सिंह मोदी के खिलाफ जाएगा, कभी नहीं जाएगा, तो उस अकेले की कोई वैल्यू है नहीं है, खत्म हो गई बात। ठीक, पद से कैसे हटा सकते हैं, पद से हटाना टफ है। अगर पद से हटाना चाहते हो तो सुप्रीम कोर्ट से जांच करवानी पड़ेगी। अगर राष्ट्रपति बोलेगा सुप्रीम कोर्ट को जांच करो, सीवीसी मेरे को गलत लग रहा है, उसने जांच करी और जांच करने के बाद बोला कि हाँ बुरा है, तो हटा सकते। उसने जांच में बुरा नहीं है तो नहीं हटा सकते, कार्यकाल की स्वतंत्रता है। लेकिन अल्टीमेट सीन क्या है, हटाने के आधार फिक्स है। नंबर 1, दिवालिया घोषित हो, भैया पैसे खत्म हो गए, पैसे लेके भाग रहा है, दिवालिया है। नैतिक पतन, ये एक बड़ा ब्रॉड टर्म है, नैतिक पतन मान लिया गया हो राष्ट्रपति ने अपनी नज़रों में, तो सुप्रीम कोर्ट को जांच करने का बोल सकता है। नैतिक पतन में कुछ भी आ सकता है। नैतिक पतन में रेप केस से लेकर महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी से लेकर अनुसूचित जाति जनजाति अत्याचार निवारण अधिनियम के खिलाफ की गई कार्रवाइयाँ हों, कुछ भी हो, बहुत सारा है, ब्रॉड दे सकते, एक बहुत बड़ा खुला एस्पेक्ट दे दिया, अपने हिसाब से डील करते रहो। लाभ के पद पर हो, लाभ के पद मतलब जब तक आप सीवीसी हो या सतर्कता आयुक्त हो, आप किसी प्राइवेट कंपनी में निदेशक नहीं हो सकते, आप किसी ऐसी जगह पे नहीं हो सकते जिससे सरकारी तंत्र को प्रभावित किया जा सके। ठीक, तो वो नहीं हो। और आखिरी है मानसिक व शारीरिक असमर्थता। ऑब्वियस सी बात है भाई, पगला ही गया तो हटाना ही पड़ेगा, उसमें कौन सी बड़ी बात है। कार्य क्या क्या करते हैं भैया, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त सबसे पहले, या फिर सीवीसी सेंट्रल विजिलेंस कमीशन आयोग की बात की जाए तो सबसे पहले भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत पूरे के पूरे प्रावधान जो है उसके तहत जो अपराध होते हैं उसकी जांच करवाता है। करता नहीं है, जांच करवाता है। ये जांच करवाता किसके माध्यम से, ये जांच करने का बोलता है सीबीआई, और सीबीआई इसके बदले जांच करती है। ये सीबीआई की जांच के काम की देखरेख करता है, ये खुद नहीं करता। ये अपनी जांच किससे करवाता है, सीबीआई से। इस चीज़ को याद रखना। ठीक, कहीं पे भी भ्रष्टाचार का मामला आएगा उसको चेक करने वाला कौन है, सीवीसी। जांच करवाएगा किससे, सीबीआई से। बराबर सी। सरकार के जो बड़े बड़े मैटर होते हैं, बड़ी बड़ी संस्थाएं होती हैं, जैसे कि सीबीआई खुद, अब सीबीआई का डायरेक्टर चुनना है तो सीबीआई का डायरेक्टर चुनने के लिए सीवीसी सलाह देता है कि सर इस आदमी को चुन लो, इसको मत चुनो, क्योंकि ये ज़्यादा सत्यनिष्ठ है और ये कम सत्यनिष्ठ है। क्योंकि सीवीसी को एक काम दे रखा है भारतीय प्रशासन तंत्र में सत्यनिष्ठा बनाए रखना। जिसकी सत्यनिष्ठा पढ़ चुके ना, तो इसका एक बड़ा काम है सत्यनिष्ठा बनाए रखना। जहाँ पर भी सत्यनिष्ठा डामाडोल हो रही है, ये भारत सरकार को सलाह देता है कि मालिक देखो सत्यनिष्ठा डामाडोल हो रही है, आप देख लो, आपको चाहते हो हटाओ, नहीं तो मत रखो, आपकी मर्जी। मेरे हिसाब से गलत हो रहा है मामला। मनी लॉन्ड्रिंग प्रिवेंशन एक्ट, हवाला, ये इंटरनल सिक्योरिटी में अपन बात करेंगे। हवाला मतलब ऐसी जगह जहाँ पर टैक्स चोरी किया जाता है, हवाला के मामलों पे अपनी विशेष राय देता है। अखिल भारतीय सेवा, केंद्रीय सेवा, इसके मामले में अनुशासनात्मक मामले होते हैं, मतलब किसी अधिकारी के ऊपर मामला आया कि आपने अनुशासन का उल्लंघन किया है या प्रोटोकॉल को तोड़े हैं, तो उसमें सीवीसी से राय ली जाती है। इसमें लोक सेवा आयोग से भी राय ली जाती है इस मामले में। ठीक, एक बार इस पर नज़र मार लेना। सीवीसी को ग्रुप ए बी सी डी सभी अधिकारियों के खिलाफ जांच कर लेता है। ठीक है, जो नौकरी आती है ना उसमें ग्रुप डिसाइड होते हैं, ए बी सी डी, IAS IPS है तो ए, राष्ट्र प्रशासनिक सेवा है तो बी, क्लरिकल वाला है तो सी, उसके बाद वाला है डी, तो ये सबके खिलाफ जांच कर सकता है। इसमें एक पेज है जो उसकी आलोचनाओं में बात करेंगे। सीवीसी को दीवानी न्यायालय का दर्जा प्राप्त है अपने काम करने के लिए। ये आपने प्री में पढ़ा होगा एक्ट्स में, दीवानी न्यायालय का दर्जा प्राप्त होना। दीवानी न्यायालय का दर्जा प्राप्त होने का मतलब ये किसी व्यक्ति को समन कर सकता है, समन मतलब बुला सकता है गवाही देने के लिए। किसी सरकारी कार्यालय से कोई कागजात की फ़ोटोकॉपी मंगवा सकता है, किसी संस्थान की, किसी कार्यालय की जांच कर सकता है, वहाँ जाकर दस्तावेज खोज सकता है। ये सब सिविल न्यायालय या दीवानी न्यायालय की शक्तियाँ होती हैं जो इसको मिली हुई है। ठीक, एक बड़ी इंटरेस्टिंग सा सीन है। आप किसी भी डिपार्टमेंट में नौकरी करोगे ना, तो डिपार्टमेंट का एक जो मुखिया होगा ना, सबसे बड़ा हेड जो होगा, कोई भी हो,
उस आदमी के ऊपर एक जिम्मेदारी होती है अपने डिपार्टमेंट में ईमानदारी, अपने डिपार्टमेंट में सत्यनिष्ठा बनाए रखना। तो ये काम करने के लिए वो हर डिपार्टमेंट में एक मुख्य सतर्कता अधिकारी की नियुक्ति करता है, बाहर से नियुक्ति नहीं करता। अगर मैं डायरेक्टर हूँ तो मेरे अंडर का कोई असिस्टेंट डायरेक्टर को उठाऊंगा और उसको क्या बोल दूंगा, मुख्य सतर्कता अधिकारी। उस मुख्य सतर्कता अधिकारी का काम होता है CVC, सेंट्रल विजिलेंस कमीशन, और CBI के डायरेक्ट कॉन्टेक्ट में रहना। कुछ भी गड़बड़ होगी तो कौन डील करेगा वहाँ से, वो ही करेगा। एक कड़ी होता है दोनों, एक डिपार्टमेंट और इन संस्थाओं के बीच की कड़ी होता है, ये भी बनता है। रही बात CVC की तनख्वाह कितनी होती है, वही तनख्वाह होती है जो लोक सेवा आयोग के सदस्यों की और अध्यक्ष की होती है, और सेम उनके जैसा प्रोटोकॉल है। तनख्वाह डिसाइड कर लो जितनी देनी है, राष्ट्रपति डिसाइड करेगा, कोई दिक्कत नहीं भाई, हम 2 रुपये देंगे, सामने वाला तैयार होगा तो काम करेगा, नहीं होगा तो नहीं करेगा। लेकिन एक बार नौकरी पे आ गया तो अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकता। अगर 2 रुपये में सेटिंग हो चुकी है कि आपकी तनख्वाह 2 रुपये महीना रहेगी, नौकरी में आने के बाद आप 1 रुपये नहीं कर सकते। ठीक, CVC आया तो 6 नंबर का क्वेश्चन, 5 नंबर क्वेश्चन आएगा। क्या होता है, गठन कब हुआ, कितने सदस्य है, कौन नियुक्त करता है, सिफारिश समिति का, ये सब इतना डिटेल में इसलिए पढ़ रहे हैं क्योंकि 3-3 नंबर में बन जाते हैं। यहाँ नहीं बनेगा तो पॉलिटी वाले पोर्शन में बन जाएगा क्योंकि वहाँ पे भी आयोग है। 6 नंबर में आएगा तो इसके कार्य आएंगे। ठीक, इसकी यहाँ कुछ आलोचना है। पॉलिटी में लोग कहते हैं, वो उसमें एथिक्स में कहते हैं आलोचना पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पढ़ लो, पॉलिटी में तो आता ही है। तो यहाँ पे टॉपिक कवर हो जाएगा। आलोचना मतलब इसकी क्या क्या कमियाँ हैं, इसमें क्या बुराइयाँ हैं। तो मैं इसकी बुराइयाँ बोलने के पहले ऐसा लग रहा है कि 21-21.5 मिनट का हो गया, 22 मिनट में मोबाइल ट्रिप ना कर जाए। फिर भी देखते हैं, अगर हुआ तो मैं इसको छोटा सा वीडियो में और अगला पार्ट करके कंटिन्यू कर दूंगा। कि बात यह है कि इसकी आलोचना क्या है, इसमें क्या क्या कमी है। नंबर 1 तो ये परामर्शदात्री निकाय है, एडवाइजरी बॉडी है। ये एक्शन नहीं ले सकता, ये केवल क्या कर सकता है, परामर्श दे सकता है। CBI से जांच कराई भ्रष्टाचार के मामले में और उसकी रिपोर्ट दे दी मंत्रालय को, संबंधित मंत्रालय को। अपनी तरफ से कुछ नहीं कर सकता, नंबर 1। नंबर 2, अपनी तरफ से ये वो नहीं कर सकता, क्रिमिनल केस दायर नहीं कर सकता। इसको पता है गलतियाँ क्या क्या हो रही हैं, वो सब ठीक है, लेकिन अपनी तरफ से क्रिमिनल केस दायर करने की शक्ति इसके पास नहीं है। इसको अपना प्रोसीजर फॉलो करना पड़ेगा, जांच कराएगा CBI से और रिपोर्ट देगा मंत्रालय को। चलो ये भी ठीक। नंबर 3, इसके बारे में हमेशा इस पर आरोप लगते रहे हैं कि ये क्या करता है, इसकी जो सिलेक्शन है या कार्यप्रणाली है उसमें राजनीतिक हस्तक्षेप रहता है। तो भारत की हर संस्था में रहता है, कोई बड़ी बात नहीं है। नंबर 3, ये नंबर अगला जो भी है, ये जांच खुद नहीं करता, CBI से कराता है, क्योंकि इसके पास खुद का परमानेंट स्टाफ नहीं है, खुद का परमानेंट रिसोर्स नहीं है। मैं खुद खाना नहीं बना रहा, किसी और से बनवा रहा हूँ, तो मुझे उसके ऊपर डिपेंडेंट होना पड़ेगा। क्वालिटी में कहीं ना कहीं तो घाटा खाएंगे। और जांच कराता भी किससे, CBI से, जिसके बारे में सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक डिसीजन में कहा था, या पिंजरे में बंद तोता है। और ये पिंजरे में बंद तोता एक बार MPPSC में पूछ भी लिया गया था। ठीक, इसकी एक बड़ी बुराई कही जाती है कि कहने को तो कह दिया आपने, ABCD सब में हर ग्रुप के सिविल सेवकों की जांच करेगा, लेकिन दिक्कत कहाँ आती है, अगर सिविल सेवक जॉइंट सेक्रेटरी या उससे ऊपर का है, एक अप लेवल का है, तो उसकी जांच ये स्वयं स्टार्ट नहीं करता। कर सकता है लेकिन खुद स्टार्ट नहीं करता, पहले परमिशन लेता है फिर करता है। ठीक, और परमिशन मिलने में प्राण निकल जाते हैं। तो ये है इसकी अच्छाइयाँ, ये है बुराइयाँ, ये है सब। क्या क्या है चीज़। 3 नंबर में कुछ भी बन सकता है, लेकिन अपने पास पढ़ने के लिए क्या क्या है, संथानम समिति, CVC 62 में संथानम समिति की रिपोर्ट की बनाई गई, 64 में उसकी सिफारिश पर बन गया, 2013 में बिल के माध्यम से उसको परमानेंट कर दिया। 20 के सन याद रखना और रखना, नहीं रखना मत रखना। बहुसदस्यीय है, 1+2, एक अध्यक्ष और 2 मुखिया। अध्यक्ष को कहते हैं केंद्रीय सतर्कता आयुक्त और उन दोनों कहते हैं सतर्कता आयुक्त। कार्यकाल कितना, 4 वर्ष या 65 वर्ष। एक जगह गलती से 6 वर्ष लिखा हुआ है, उसको देख लेना, 4 वर्ष या 65 वर्ष। ठीक, उसके बाद नियुक्ति कौन करता है, राष्ट्रपति। किसकी सलाह पर, प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, लोकसभा का विपक्ष का नेता। लोकसभा का विपक्ष का नेता नहीं हो, विपक्ष की पार्टी लोकसभा में नहीं हो, तो जो सबसे बड़ी पार्टी उसको मान लेंगे। उसके बाद आगे कहानी बनाते हैं, तो क्या हटाता कौन है, राष्ट्रपति। सुप्रीम कोर्ट की जांच पे, सुप्रीम कोर्ट किस आधार पर जांच करेगी, वही गरीब दिवालिया हो गया है, नैतिक पतन है, लाभ के पद पर है, या फिर शारीरिक मानसिक तौर पर समर्थ नहीं है। खत्म। कार्य क्या क्या है, बड़े पद के लिए, हाँ माँ बस 2 मिनट आया, बड़े पद के लिए, मम्मी की आवाज़ भी आ चुकी है खाने के लिए, बड़े पदों के लिए सिफारिश करता है कि सत्यनिष्ठा है कि नहीं, ये बताता है। भारत सरकार को सलाह देता है सत्यनिष्ठा कैसे बनाई जाए, केंद्रीय सिविल सेवा या फिर अखिल भारतीय सेवाओं की आचार नियमावली कैसी रहे, इसके बारे में सलाह देता है। भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 के तहत जो भी मामले आते हैं उसकी जांच करवाता है CBI से, CBI के काम की देखरेख करता है। तो ये सब इसके हो गए, क्या हो गए, काम हो गए। या फिर वो
हर मंत्रालय में जो सतर्कता अधिकारी नियुक्त है उसके माध्यम से मंत्रालयों पर सतर्कता का वो निगरानी बनाए रखता है, सब लिखे हुए हैं। ठीक है, तो ये पढ़ लेना। और आलोचना क्या है? परामर्शदात्री है, खुद की वैल्यू नहीं। जांच किससे कराता है? सीबीआई से। इसके काम में खुद का स्टाफ नहीं है, खुद के संसाधन नहीं है। जॉइंट सेक्रेटरी लेवल से ऊपर के अधिकारी की जांच के लिए पहले परमिशन लेना पड़ता है। और आखिरी क्या कुछ तो था, राजनीतिक हस्तक्षेप, इसके ऊपर बात की जाती है। तो आज की कहानी यहाँ पे समाप्त करते हैं। बी सेफ, घर पे रहें, ना घूमें, थोड़ा कंटिन्यू करेंगे। ठीक, कल दोपहर में मुझे फिर से एक बार, अगर मैं थोड़ा सा डल लगूँ, अब तुम लोगों को पता नहीं चलेगा, दोपहर में मुझे एक बार फिर रिकॉल कराना कि सर नेक्स्ट, तो कल फिर बनाएंगे। 2-4 दिन हो गया तो हैबिट में आ जाएगा, है ना। बहुत सारा वो हो जाता है, एक तो आलस, फिर मन नहीं होता, फिर यार दोस्त छिड़ते हैं, क्या बे, स्टूडेंट छिड़ते हैं, ये सर यूट्यूबर, यार मतलब खुद ही शर्मा जाए आदमी। मतलब कैसे मजाक मजाक उससे डाल दिया 90 से भी ऊपर, अब एक्चुअल में वजन तो हो गया। तो कुछ बच्चे बोल रहे हैं कि हाथ पे रिलाओ, कुछ करो। अरे कौन करे यार, लॉकडाउन में ठीक है। तो उसमें क्या, थोड़ी सी एक आदमी उसमें भी चला जाता है, अरे यार नहीं करना, क्या करना। फिर कई ज्ञानी आते हैं ज्ञान देने, अबे मत कर, ये मत कर अपलोड, वैल्यू कम होगी, जो चीज़ मोबाइल में मिल जाएगी तो उसके लिए आदमी पैसे थोड़ी देगा। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें आती हैं। और फिर आलस मेन चीज़ होती है। तो थोड़ा सा मुझे मोटिवेट बनाएं, दोपहर में रिकॉल कराना, कल आगे का अपलोड करेंगे। ठीक। और मैं क्या बोला था, कुछ बोल रहा था, हाँ, मुझसे 2-4-10 लोगों ने मैसेज करके पूछा कि निबंध के लिए क्या, तो निबंध के लिए दृष्टि, डॉक्टर विकास देवी कीर्ति और निशांत जैन साहब की निबंध की बुक है, एक बार पढ़ के देखिए, फ्री टाइम तो है ही। अगर ऑनलाइन इसी कहीं PDF मिल जाती तो ठीक, नहीं तो बहुत सारी बुक की दुकान खुल चुकी हैं अब तो, कहीं पे मिल जाएगी। ठीक है, धन्यवाद, गुड नाइट।